नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर काफी ठंडा रिस्पांस मिल रहा था, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा जिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दम पर देश की अधिकतर आबादी जो है निर्भर है, उसके ब्याज दरों पर भी आज फैसला लिया गया है। तो सरकार के ऐलान को और आरबीआई के नए नियमों को आज के मनी सेंट्रल में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। धन्यवाद विशाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम पर एक बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में स्विच होने की डेडलाइन बढ़ा दी। केंद्रीय कर्मचारियों के पास सोचने और फैसला लेने के लिए अब पूरे 2 महीने का समय। पहले जहां इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी, अब उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार की ओर से ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया। इन योजनाओं को आमतौर पर जो है पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी जो योजनाएं हैं वो शामिल हैं। ये योजनाएं जो हैं मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस और बैंकों द्वारा चलाई जाती है। अब इन योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में कोई बदलाव किया गया है या नहीं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे आरबीआई के नए नियमों की। आरबीआई ने लोन और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया। इनमें से 3 बदलाव जो है आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गए, जबकि अन्य प्रस्तावों पर जो है 20 अक्टूबर 2025 तक जो है जनता की राय मांगी गई है। अब किन किन बदलावों की बात चल रही है, एक एक करके डिटेल में उसकी जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस चुनने के लिए 2 महीने का समय दिया। दरअसल कई कर्मचारियों ने यूपीएस में जाने की आखिरी तारीख बढ़ाने की जो है मांग की थी, यानी डिमांड की थी, जिस पर सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यूपीएस स्कीम को चुनने की अंतिम तारीख को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रवीण सर, आखिरी मौके पर डेडलाइन को बढ़ाने का क्या मतलब है, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, और कल भी जो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात की जो चर्चा कर रहे थे कि जो 3 सौगात देने की बात है उसमें से तो एक मिल गया, आज दूसरा भी मिल गया सर, और तीसरे का इंतजार है। यानी जो बोनस वाली बात है वो तो मिल गई। पहले तो रेलवे कर्मचारियों को मिला सर 78 डेज का। उसके बाद जो है एडहॉक बोनस की बात हो रही थी जो 6,908 रुपये मिल गए। उसके बाद आज जो है कहा गया कि डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो मेरा अंतिम आपसे सवाल यही है सर कि क्या 8वें वेतन आयोग की भी जो बात है, जो गाड़ी रुकी हुई है, उस पर भी ऐलान हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल 8वें वेतन आयोग का ऐलान भी जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी फेस्टिव सीजन के दौरान सरकार कर सकती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी राहत दी गई। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी तादाद है जो कर्मचारी और पेंशनर हैं। उनके डीए में जो है वो 3% की बढ़ोतरी कर दी गई। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। एक तरह से कहें कि जो लगातार सरकार एक के बाद एक कंज्यूमर सेंट्रिक, एम्प्लॉय सेंट्रिक जो कदम उठा रही है, उसके कड़ी में एक बड़ा ये कदम उठाया जिसमें 1 जुलाई से बढ़े हुए डीए को लागू किया जाएगा। यानी रिमेनिंग जो तब से अब तक का पैसा है वो एरियर के तौर पर विशाल मिलेगा। तो सर ये लास्ट है ना जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके बाद तो सर फिर 8वां अगले साल जनवरी में फिर होगी। जनवरी और जुलाई में यूजुअली डीए के नहीं, लेकिन सर अगले मतलब 1 जनवरी 2026 से तो कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अंतिम बार बढ़ोतरी है सर, 55-58%। हाँ, इसको इस तरह से मान सकते हैं। लेकिन जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था कि 2 साल अगर लगते हैं, एक बात, और दूसरी बात सरकार क्या 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करेगी 8वां वेतन आयोग, या उसी साल से 2028 से या 2027 से इसको लागू करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। वो जब सिफारिशें आ जाएंगी, जब मंजूर हो जाएंगी, तब उसमें देखना होगा। लेकिन सर उससे भी बड़ी खबर आ रही है यूपीएस को लेकर, जो कहा गया कि जो डेडलाइन है कल
हम लोग तो सर शाम शाम तक जो शो कर रहे थे, हम लोग में भी बड़ा डर था कि भाई हम लोग तो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बात व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, कहीं उसी समय जो है डेडलाइन ना बढ़ा दिया जाए। लेकिन कल रात को एक खबर आई सर कि उसको 2 महीने का जो है एक्सटेंशन दिया गया है। आखिरी मौके पर सर इसमें बदलाव करना क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है सरकार लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे चाहती है कि और जितना नंबर बढ़ सकता है जो एनरोलमेंट का, उसको हासिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक पहुंचा जाए। जैसा कहा गया, जो सरकार के साथ बैठक हुई कर्मचारी संगठनों की, और उसमें ये कहा गया कि जो दूर दराज के इलाके में मौजूद कर्मचारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या बदलाव यूपीएस में किए हैं बिल्कुल हाल में, जिसमें 25 साल से जो पक्की पेंशन का जो वादा है वो 25 साल से उसको 20 साल की सर्विस पे लाया गया है। फैमिली पेंशन को लेकर बाकी जो सहूलियतें दी गई हैं, तो ये कहा गया कि वो आम लोगों तक, जो आम कर्मचारी हैं उन तक पहुंची नहीं शायद बात। तो अब सरकार इस बात से हो सकता है कन्विंस्ड दिखाई दी कि ठीक है, एक बार और 2 महीने का मौका दे के देख लेते हैं। अगर इस दौरान कर्मचारी अगर और आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर उसको 30 नवंबर के बाद सरकार इसको क्लोज कर देगी और फिर आपके पास 2 पेंशन के मॉडल रहेंगे, एक यूपीएस रहेगा और एक आपके पास एनपीएस रहेगा। लेकिन प्रवीण सर, जिस रफ्तार से जो स्पीड है, जो गाड़ी चल रही है, पहले 1500, फिर उसके बाद कहा गया 30-31 हज़ार, फिर अब 70 हज़ार, तो क्या 2 महीने में क्या ये रफ्तार जो है 23 लाख तक पहुंच जाएगी क्या? कल हम लोग जो बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया कि लगभग 1 लाख लोगों ने ऑप्ट किया है, और सरकार को देखिए कई बदलाव करने पड़े इस स्कीम में। इस पूरे दौरान आप देखिए जून से लेकर सितंबर तक में सरकार ने कई बड़े बदलाव किए इसमें, और इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव, ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे भी अभी भी मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि इतने बड़े बदलावों के बावजूद भी 24-25 लाख या 27 लाख कर्मचारियों की तादाद में से सिर्फ 1 लाख लोगों ने ही इसको ऑप्ट किया। 2-3% की आसपास का बैठता है आंकड़ा। इसको 20-25% या 50% के लिए पहुंचाने में क्या 2 महीने काफ़ी होंगे? क्या सरकार को बहुत लार्ज स्केल पे इसका प्रचार प्रसार करना होगा, या वाकई कर्मचारियों को नहीं पता? ऐसा देखिए, ऐसा होता नहीं है कि कर्मचारियों को जो उनके हित में या जो यूपीएस या पेंशन से रिलेटेड जो खबर है या जो जानकारी, उसके बारे में कर्मचारी अच्छे खासे अवेयर रहते हैं जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सोच समझकर कर्मचारी संभवतः फैसला उठा रहे थे, जब उनका एक जो तादाद थी जो इसमें आने की यूपीएस में, वो हल्की रही। तो अब 2 महीने कितने कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी 30 सितंबर तक का नंबर भी अभी तक सरकार का नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या नंबर है जितने लोगों ने इसमें ऑप्ट किया है, और क्या कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने इससे वापस एनपीएस में जाने का भी फैसला किया है। मेरा अगला सवाल यही था सर कि क्या सरकार जो इस दौरान जो है एक ट्वीक की थी, कहा था कि यूपीएस से जो है आप एक टाइम नॉन रिवर्सिबल आप एनपीएस में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर आप वापस जा नहीं सकते हैं यूपीएस में। क्या उस पॉलिसी में भी कुछ बदलाव हो सकता है, देखने को मिल सकता है आगे लॉन्ग रन में सर? नहीं, इस पॉलिसी में बदलाव मुझे लगता है कि सरकार के लिए लगातार इतने चेंजेस आ रहे हैं सर, तो उसके बाद ये नहीं, सरकार की जहाँ तक मंशा जो समझ में आ रही वो ये थी कि यूपीएस में एक बार जैसे ही यूपीएस लॉन्च की जाएगी, सारे कर्मचारी एक साथ एन मास जो है वो यूपीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, और एनपीएस उसके बाद एक तरह से फिर नॉन गवर्नमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रह जाएगी जी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो अब जो है मुझे लगता है कि एनपीएस में भी केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, यूपीएस में भी रहेंगे, या सरकार इसमें कुछ और बड़े सुधार लेकर आती है और उसके बाद हो पाए। यूपीएस में ही कुछ बड़े सुधार लेके आए, इसको और ओपीएस की तरफ लेके जाने की अगर कोशिश करती है तो शायद तादाद इसमें बढ़े। लेकिन सर इतना तामझाम करने से तो बेहतर था कि अगर आप कह रहे हैं कि हूँ बहू अगर हम ओपीएस जैसा नहीं कर सकते हैं लेकिन ओपीएस जैसा ही होगा, उससे अच्छा है कि ओपीएस ही ला दे। नहीं, अब सरकार को देखो, उसमें कुछ राज्यों में ओपीएस को लाने की कोशिश की गई, लाए गए कुछ राज्यों में, और वहाँ जो फिस्कल हेल्थ है वहाँ पे उन स्टेट्स की वो गड़बड़ाई, चरमरा गई। अब ऐसे में सरकार को ही पता है कि ये खजाने पे भारी भरकम बोझ डालने वाला है। फिर आप डीए का हाइक देते हैं, उसके बाद आपने 8वां वेतन आयोग या
वेतन आयोग भी हर 10 साल में एक आपको वेतन आयोग भी लाना है। तो वो जो ओवरऑल फिस्कल इम्प्लीकेशन है या फिस्कल जो बर्डन है सरकारी खजाने पे, वो दरअसल और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूरा का पूरा बोझ जो है सरकार की कमाई और खर्च का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा पेंशन और सैलरी में। तो सरकार उस गणित को, बैलेंस को बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा हम लोग सर बजट के दौरान भी इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, जैसे डिफेंस का पूरा एक एग्जांपल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर को अगर सरकार के बजट से मिलता है पैसा, तो मोटा पैसा कहा जाता है कि बिल्कुल 50% से 50% से ज़्यादा तो पेंशन पे चला जाता है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट के लिए जाता है, प्रोक्योरमेंट के लिए और तमाम जो इक्विपमेंट, मॉडर्नाइजेशन की जो सरकार संकल्पना लेके आई, और इसी वजह से डिफेंस को लाइट बनाने के लिए पूरा के पूरा रक्षा क्षेत्र को अग्निवीर वाली जो स्कीम थी वो सरकार लेके आई, जहाँ पे आपको एक यंगर वर्कफोर्स मिल रहा है आपको, और उसको आप परमानेंट वर्कफोर्स के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सैलरीज, बहुत ज़्यादा पेंशन देने के आप तामझाम से बच जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजनाओं समेत छोटी बचत योजनाओं के ब्याज का ऐलान कर दिया है। इस बार भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि हाल ही के महीनों में सर प्रवीण सर, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई थी। प्रवीण सर, स्मॉल सेविंग स्कीम्स भारत में हाउस होल्ड सेविंग्स का जो है मेजर सोर्स है, और इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट जो हैं जहाँ तक मुझे याद है सर शामिल है। इन स्कीम्स में डिपॉजिटर्स को उनके पैसे पर जो है तय ब्याज मिलता है। सभी स्मॉल सेविंग स्कीम से हुए कलेक्शन को नेशनल स्मॉल सेविंग फंड यानी NSSF में जो है जमा किया जाता है। और कहा तो ये भी जाता है सर कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है सरकारी घाटे के फाइनेंसिंग की सोर्स के रूप में काम भी करती हैं। फिर इसके रेट्स अनचेंज्ड रखना ये क्या संकेत देता है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, पिछले कई तिमाहियों से हर तिमाही इनके ब्याज दरों की समीक्षा होती है, और एक श्यामला गोपीनाथ कमेटी के तहत इनके इसका एक फार्मूला है जिसके तहत इनकी ब्याज दरों को तय किया जाता है। कहा जा रहा है सर कि 7 तिमाही के बाद जो है ये अनचेंज्ड वाली जो पॉलिसी है, अगर आप Q1 से लेकर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर रहा हूँ, तो वो जोड़ लीजिए और 3 क्वार्टर इधर का, तो 4 3 7 हो गए, तो 7 जो तिमाही तक है अनचेंज्ड है ये पॉलिसी। तो उसमें अब चूंकि ये लंबे वक्त की पूंजी सरकार को मुहैया कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो या बाकी खर्च हो उसके लिए, तो अब चाहे पीपीएफ हो, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, या सुकन्या समृद्धि योजना हो, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो, उन सब पे ब्याज दरों को स्टेबल रखा गया है। 7.1% पीपीएफ पे, एनएससी पे 7.7% है, और सुकन्या समृद्धि और जो सीनियर सिटीजन है इस पे 8.2% है। ठीक है सर। तो ये देखिए, इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इस वक्त ब्याज दरों को अनचेंज रखना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्याज दरों का साइकिल है वो दरअसल नीचे जा रहा है। आप इनकी तुलना कीजिए एफडी की ब्याज दरों से। वहाँ 6% है। 5 साल 6 साल की जो भी आप एफडी करा रहे हैं, वहाँ पे लगातार जैसे ही आरबीआई ने रेट कट करना शुरू किया, बैंकों ने ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी, जमा पे भी और आपके कर्ज पे भी जी। दूसरी तरफ ये जो स्कीम है मेजरली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, और वहाँ पे आपको अगर स्टेबल रिटर्न मिल रहा है बिना किसी कटौती के, और जो 7 तिमाहियाँ आप जो बता रहे हैं वहाँ पे, तो ये जाहिर तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इन स्कीमों में पैसा लगाने वाला जो बड़ा तबका है वो रूरल इंडिया है जी। गांव देहात के रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स, ये लोग इन स्कीमों में पैसा लगाते हैं कि अपना साहब 5 साल के लिए 7 साल के लिए आपका सेविंग हो। दूसरी तरफ सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी स्कीम है जो महिलाओं की, जो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और उनके बड़े होने पे उनको आत्मनिर्भर बनने में एक मददगार साबित होती है। तो सरकार का ये फैसला जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और वो खास तौर पर ऐसे वक्त, और आज ही देखिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी आई है जिसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। जी सर, अब कुछ एडिशनल जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे दें सर कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को जो है 3 भागों में बांटा जाता है सर। एक तो है पोस्टल डिपॉजिट, जिसमें आपका है सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम। और दूसरा जो है क्लासिफिकेशन वो है सेविंग सर्टिफिकेट का, जिसमें है नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र है। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है प्रवीण सर वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का है, जिसमें आपने ठीक कहा सुकन्या समृद्धि योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी जिसको कि आप
पीपीएफ के नाम से जानते हैं, और तीसरा है वरिष्ठ नागरिक जो है बचत योजना, यानी जिसको आप जानते हैं SCSS के नाम से। तो जिस तरह से सर ने बहुत बखूबी बताया कि इसका जो लॉन्ग रन में जो इफेक्ट है उसको ध्यान में देखते हुए सरकार जो है इसके रेट्स को अनचेंज नहीं कर रही है। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में लोन जो है सस्ते हो सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने लोन और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया। इनमें से 3 बदलाव जो हैं आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि अन्य प्रस्तावों पर प्रवीण सर कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 तक जो है जनता की जो राय मांगी गई है। सबसे अहम बदलाव फ्लोटिंग लोन की जो ब्याज दरें हैं उससे जुड़ा हुआ है, यानी जो रेट्स जो चेंज होते रहते हैं प्रवीण सर, उससे जुड़ा हुआ मामला है। कहा जा रहा है कि मौजूदा नियमों में बैंक जो है बाहरी बेंचमार्क पर स्प्रेड को सिर्फ 3 साल में एक बार बदल सकते हैं, लेकिन नए नियमों में बैंकों को स्प्रेड जो है जल्दी कम करने की छूट मिलेगी। इससे ब्याज दर कम हो सकती है। प्रवीण सर, आरबीआई के इन कदमों से इकॉनमी, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, आज की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उसमें कई डिसीजन ऐसे लिए गए। भले रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं की, और ऐसा लग रहा था कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी क्योंकि उसके लिए एक मजबूत तर्क मौजूद है कि महंगाई कम है, ग्रोथ रेट अच्छी है। तो आरबीआई के पास इस चीज़ का लिए कोई आधार नहीं था कि वो एक रेट कट का सरप्राइज़ दे। तो ये बात लगभग तय थी। हालांकि कुछ जो ब्रोकरेज फर्म है, एनालिस्ट हैं, वो लगातार कह रहे थे सरप्राइज मिल सकता है। हाँ, एसबीआई जैसे भी कह रहे थे कि 25 बीपीएस की कटौती हो सकती है। खैर, कुछ बड़े ऐलान इसके बावजूद किए गए हैं जो कि पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम, मार्केट्स और आम लोगों के लिए काफ़ी जो सहायक या मददगार साबित हो सकते हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए एक थ्रस्ट का काम कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास केवल और केवल रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने का ही टूल नहीं है। रिजर्व बैंक के पास ऐसे तमाम साधन हैं जिनका इस्तेमाल वो इकोनॉमी में रफ्तार देने के लिए कर सकता है जी। मसलन एक जो बड़ा आज कदम उठाया गया रिजर्व बैंक की तरफ से वो ये था कि कंपनियां अपने एक्विजिशंस की या कंसोलिडेशन की फाइनेंसिंग के लिए बैंकों से पैसा ले सकती हैं। और बैंकों को इसकी इजाज़त दे दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे कि अब एक्विजिशन अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसके लिए फंडिंग का इंतजाम होगा। तो एक जो कर्ज की किल्लत की जो बात थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। एक जो मसला था कि सर ये शेयर के बदले जो कहा जा रहा है कि कस्टमर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो लोन लेने में आज़ादी होगी, और वही कहा जा रहा है कि आईपीओ के लिए जो है प्रति व्यक्ति मतलब 25 लाख रुपए तक का जो लोन है वो कहा जा रहा है कि वो आप बैंकों से ले सकते हैं। तो ये भी एक दो बहुत बड़े, हाँ बिल्कुल, इस मामले में जो ये कदम उठाया है इसमें दरअसल एनबीएफसीज को एक एज हासिल था, एक बढ़त हासिल थी बैंकों के मुकाबले। उनके पास कोई कैपिंग नहीं थी, वो जितना मर्जी लोन दे सकते थे गिरवी रखे शेयरों के बदले। अब बैंकों और एनबीएफसीज के बीच में एक पैरिटी लाने की कोशिश यहाँ से रिजर्व बैंक ने विशाल की है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ सिस्टम में बल्कि मार्केट में भी लिक्विडिटी पैदा करेंगे और उसके साथ ही ग्रोथ को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सर ग्रोथ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपसे कुछ और एडिशनल जानकारी जानना चाहता हूं। एक है कि आरबीआई ने सर क्रेडिट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कहा कि साप्ताहिक जो है रिपोर्टिंग का प्रस्ताव रखा है। ये मामला क्या है सर, उसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए हमारे। नहीं देखिए, रिजर्व बैंक ने, और इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम इश्यू किया है जिसमें जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज हैं और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनको जो जानकारी है आपकी किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी ने फोरक्लोजर किया है, किसी ने लोन को चुकाया है, किसी का डिफ़ॉल्ट हुआ, ये जानकारी आपको पीरियडिकली ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उनको देने की, मंथ एंड पे करने की उनको बात कही गई है। और माना ये जा रहा है कि ये उस दिशा में कदम है जहाँ से कि अब जो डेली क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग है वो देने की तैयारी इस कदम के जरिए आरबीआई करने की कोशिश कर रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों को या जो कर्ज बांटने वाले संस्थान है उनको फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा। मान लीजिए आपने अपना लोन चुका दिया, अब आपका उस जो लोन आपने फोरक्लोज कर दिया उसकी जानकारी जो क्रेडिट जो ब्यूरो है, मान लीजिए सिबिल ही है, उसके पास, उसके यहाँ दर्ज हुई 1 महीने बाद, फिर वो बैंकों को पता चला। इन बिटवीन अगर आपको नया कर्ज चाहिए तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट ही नहीं है वहाँ पे जी।
तो वो सिविल में शो नहीं कर रियल रहा। टाइम अपडेशन की बात। बिल्कुल, तो रियल टाइम अपडेशन है। बैंकों को रिस्क असेस करने की में ज़्यादा सहूलियत होगी। कहीं अगर आपके डिफ़ॉल्ट डेवलप हो रहे हैं, कहीं अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो बैंकों को वहाँ पता करने में आसानी होगी। विशाल जी सर, एक और लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। यूपीआई को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए, कहा गया कि अब कोई चार्जेस नहीं लगेगा। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आपको जो एमडीआर की फीस वाला मामला था ना सर, कि आपको वो चुकाना पड़ सकता है। अब आप जो फटाफट जो मोबाइल उठाते हैं और शॉपिंग करने के लिए पेमेंट करते हैं या आने जाने के लिए, तो आपको जो अभी फ्री है उसके लिए कुछ जो है आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। लेकिन वैसी तमाम खबरों को क्या आरबीआई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं, जो यूपीआई अगर आप पेमेंट करते हो उस पर पैसा लगे या नहीं लगे, इस पे रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपना जो पिछला मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक बयान दिया था उससे बिल्कुल एक अलग रुख उस समय तो इन्होंने कहा था कि भाई हमेशा फ्री रहेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ ना, उन्होंने ये कहा था ना ये हमेशा Someone फ्री has to रहेगा, pay this. someone has to pay this amount। तो अब आज उन्होंने कहा कि नहीं, यूपीआई को हम चाहते हैं कि इसका और विस्तार हो, ये और बढ़े, और ऐसे में अभी इस पे किसी तरीके का की फीस लगाने का कोई इरादा नहीं है। यानी यूपीआई अभी आने वाले वक्त में फ्री ही रहने वाला है। तो ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और सरकार की तरफ से देखिए, सरकार कहें या और आरबीआई कहें, कंज्यूमर्स को लेके, आम लोगों को लेके जिस तरह की जो एक पूरा का पूरा सरकार ने अपना एक पैकेज खोल दिया है, उसकी ये पूरी एक कवायद का हिस्सा दिखाई देता है। प्रवीण सर, एक लास्ट कमेंट ग्रोथ को लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से आरबीआई ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8 पर उसको कर दिया गया। और यही नहीं, क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 की मैं बात करूँ तो उसको भी 6.7 से उसको 7% के दर पर बढ़ने की जो है वो भविष्यवाणी की है। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी 7% से अधिक की जो रफ्तार से दौड़ेगी हमारी इकॉनमी, ये क्या सच में मुमकिन है? और जिस तरह से अब आरबीआई भी इस डेटा को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो क्या 7 से भी ऊपर के नंबर्स आ सकते हैं भविष्य में? नहीं, 7 से ऊपर के नंबर आ सकते हैं भविष्य में। और जो आपने बताया कि FY26 के लिए 6.8% कर दिया है रिवाइज करके एस्टीमेट। बड़ी एक और बात यह है कि जो दूसरी क्वार्टर है उसके लिए भी नंबर को 6.7% से रिवाइज करके 7% कर दिया है। यानी पिछले क्वार्टर में जो Q1 था वहाँ पे 7.8% रही, अगले क्वार्टर में 7% रहेगी। तो ये जो 2 तिमाही के अगर नंबर अच्छे हैं और अगले 2 तिमाही के नंबर, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मॉनसून का रहने वाला है कि मॉनसून जिस तरह से अच्छा रहा है तो आपकी जो रबी की अब फसलें आएंगी, सर्दियों वाली फसलें हैं जिनकी बुआई अब बिल्कुल शुरू होने की तरफ है, वहाँ से आपको और धान की तो खैर कटाई का सीजन है, तो वहाँ से जो है ग्रोथ को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। और इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो भी हेल्पफुल साबित हो रहा है। जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो पूरे साल के लिए जो एवरेज इन्फ्लेशन का 3.1% से घटा के 2.6% कर दिया है, जबकि तीसरी तिमाही में इसको 3.1% से घटा के शार्प रिडक्शन करके इसको 1.8% कर दिया है जी। जो अब जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की जो तिमाही आएगी जी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की माफ़ कीजिए, उसमें जो महंगाई है अनुमान 1.8% कर दिया है। सर, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। कहा जा रहा है कि सितंबर में 1.89 लाख करोड़ का जो है तगड़ा जो है जीएसटी कलेक्शन आया। पिछले साल से अगर इसकी तुलना की जाए तो 9.1% की बढ़ोतरी है। और अगस्त में जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1.86 लाख करोड़ था। तो सर, इस पर भी जाते जाते अगर कोई कमेंट बिल्कुल, ये बड़ा नंबर आया है और बहुत अनसर्टेन टाइम्स में ऐसा नंबर आया है। सितंबर की जो सितंबर के लिए जो ये नंबर आया है, ये वाकई ये बताता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस कितना है। सबसे महत्वपूर्ण होगा अक्टूबर का नंबर जो पूरा फेस्टिव सीजन की सेल को दिखाएगा। ओके। और इसमें भी जो सितंबर का भी नंबर आया है, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि 22 तारीख से आपकी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाला फायदा रिडक्शन का जो शुरू हुआ है, तो लगभग 8 दिन का यहाँ पे आपको नंबर जीएसटी का होगा। 8 दिन के नंबर जीएसटी के अगर सेपरेटली आते हैं तो वो भी एक तस्वीर को साफ कर सकते हैं। अक्टूबर का नंबर ये बताएगा कि जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है या जीएसटी कलेक्शन बढ़ता हुआ नजर आया है जीएसटी रिडक्शन के बाद। तो क्या सर, जो अप्रैल का जो रिकॉर्ड था, अप्रैल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2.37 लाख करोड़ था, तो ज़बरदस्त था कलेक्शन, और मई का 2.01 लाख करोड़ था, तो उसके रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ते हुए नजर आएंगे?
अक्टूबर के हाँ, अक्टूबर का नंबर बात में कर रहा हूं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सरकार खुद इस बात को कह चुकी है कि हमको इस पे एक झटका झेलने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। तो ऐसा नहीं लगता कि 2 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा, लेकिन मजबूत नंबर रह सकता है। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।